महज 4 महीने पहले नेपाल की सत्ता पर काबिज हुए बालेन शाह की शासन के खिलाफ एक बार फिर जेनजी सड़कों पर है। 25 साल के गणेश नेपाली ने पुलिस और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन अधिकारियों के साथ विवाद के बाद खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे गणेश की 10 जुलाई को मौत हो गई, लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक युवक की मौत तक सीमित नहीं है। गणेश नेपाली की मौत ने नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को नई दिशा दी थी। पहली बार बड़ी संख्या में जेनजी यानी कि युवाओं की नई पीढ़ी खुलकर सड़कों पर उतर रही और उनका गुस्सा सीधे बालेन शाह सरकार और उनकी नीतियों को लेकर है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली कार्रवाई पूरे देश में विरोध का बड़ा मुद्दा बन गई। गणेश नेपाली कौन थे, उनकी मौत के बाद नेपाल में क्या बदल गया और क्यों इस घटना को बालेन शाह के लिए अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा। आइए मुद्दा समझो के इस एपिसोड में जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले गणेश नेपाली के बारे में जानना होगा। असल में गणेश काठमांडू में एक राइड शेयरिंग ऐप के लिए काम करता था और उनकी मोटरसाइकिल ही रोजी रोटी का जरिया थी। आरोप है कि पासपोर्ट विभाग के परिसर में गलत तरीके से बाइक खड़ी करने पर काठमांडू मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने उसकी बाइक के पहियों पर लॉक लगा दिया। गणेश ने यह बाइक लोन पर खरीदी थी और जल्द ही उसकी अगली किश्त भरनी थी। इसी बात को लेकर उनकी एक अधिकारी से बहस हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान अधिकारी का मोबाइल फोन भी टूट गया। कुछ देर बाद गणेश ने अपनी लॉक की हुई मोटरसाइकिल से थोड़ा पेट्रोल निकाला, उसे अपने ऊपर डाला और खुद को आग लगा ली। गणेश के बड़े भाई मदन नेपाली बताते हैं कि गणेश ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो काठमांडू में मजदूरी करके परिवार का गुजारा कर रहे थे। उनके माता पिता छोटे किसान हैं और सरकार से मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी की मदद पर निर्भर हैं। परिवार के सबसे बड़े बेटे की करीब 18 साल पहले मौत हो चुकी है। आग लगाने के दौरान वहां मौजूद लोगों को जब तक कुछ समझ आता, इसी बीच उसकी शरीर का 60% हिस्सा जल चुका था। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ का कहना है कि गणेश के इलाज पर हमारी नजर थी। यही नहीं, उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स भी ले जाने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले उसकी मौत हो गई। इस मामले पर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा और सरकार पर गलत आरोप लगा रहा, लेकिन उनके इस बयान से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इसी बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए संसद का चल रहा सत्र भी स्थगित कर दिया गया। क्यों और कैसे बना बड़ा मुद्दा। ये विवाद 13 जुलाई को और बढ़ गया जब गणेश का अंतिम संस्कार काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के सामने किया गया। उनके बुजुर्ग माता पिता भी नेपाल के दूर दराज मुगु जिले से करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर वहां पहुंचे। सरकार द्वारा कुछ मांग मान लेने के बाद ही परिवार ने गणेश का अंतिम संस्कार किया, लेकिन यह मुद्दा तब बड़ा हो गया जब इस अंतिम संस्कार में अप्रैल में काठमांडू में हुई तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से बेघर हुए लोग शामिल हुए। इस मुद्दे पर नेपाल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे। प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर केंद्र सचिवालय तक जाने की कोशिश की। अब गणेश नेपाली की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं मानी जा रही, बल्कि बालेन सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से और जेनजी के आंदोलन का बड़ा प्रतीक माना जा रहा। जेनजी के गुस्से को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बालेन। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए बालेन सरकार हरकत में आई। बुधवार यानी 15 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कुमार बेन ने प्रदर्शन कर रहे सरकारी क्षेत्र के करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। गणेश नेपाली के परिवार के साथ हुए समझौते के तहत सरकार ने उनकी मौत की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति बनाने का ऐलान किया। साथ ही उनकी 20 वर्षीय पत्नी एक माया परियार को सरकारी नौकरी और उनकी 2 साल की बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। एक माया परियार ने आईटी में डिप्लोमा किया है और वो इस समय गर्भवती हैं और जल्द ही उनके दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला। गणेश की मौत के तुरंत बाद सरकार ने उनका नागरिकता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया और अब इस दस्तावेज के आधार पर वो सरकारी नौकरी और दूसरी राहत योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार गणेश नेपाली को शहीद का दर्जा देने पर भी विचार कर रही। नेपाल में इससे पहले भी आंदोलनों और संघर्षों के दौरान जान गंवाने वाले सैकड़ों लोगों को, जिनमें बड़ी संख्या माओवादी लड़ाके शामिल थे, उन्हें यह सम्मान दिया जा चुका है। बालेन शाह के खिलाफ लोगों में क्यों है गुस्सा। पिछले 4 महीनों से नेपाल में बालेन शाह की नीतियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा, लेकिन गणेश की मौत ने आग में घी डालने का काम किया।
शाह सरकार के खिलाफ जिन नीतियों के खिलाफ गुस्सा है वो हम आपको बताते हैं। बालिन शाह पर सबसे बड़ा आरोप झुग्गी बस्तियों को बुलडोजर से ढहाने का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका पुराना एजेंडा रहा। जब वो काठमांडू के मेयर थे तब भी वो ऐसा करना चाहते थे। नेपाली कानून के मुताबिक भूमिहीन झुग्गीवासी वो व्यक्ति है जिसके पास देश में कहीं और जाने की जमीन नहीं है। 2022 में नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू घाटी के 3 जिलों में नदियों के किनारे करीब 3,446 परिवार रहते हैं। बालिन शाह सरकार के इन झुग्गियों को हटाने के लिए पुलिस और सेना तैनात कर दी। कई लोगों ने खुद ही अपने घर छोड़ दिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों के लिए सरकार ने आश्रय की कोई व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में नेपाल में 3 युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि इनमें से एक गणेश की मौत हो गई। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। जेंजी नेपाल संगठन ने बालिन शाह पर जन विरोधी और निरंकुश तरीके से शासन चलाने का आरोप लगाया। संगठन का कहना है कि बजट और नीतियों में युवाओं के रोजगार और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये वही युवा हैं जिन्होंने सितंबर 2025 में नेपाल में राजनीतिक बदलाव लाया था। युवाओं के विरोध की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। उसी युवा ऊर्जा के सहारे बालिन शाह सत्ता में आए थे, लेकिन अब वही युवा उनके खिलाफ है। नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप लगाया। बालिन शाह की सत्तावादी प्रवृत्ति। ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक बालिन शाह में सत्तावाद की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। वो प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करते हैं, एकांत में फैसले लेते और मंत्रिमंडल को दरकिनार कर देते। बालिन शाह की चुप्पी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही। शाह पर आरोप है कि वो मीडिया से बात नहीं करते, संसद में भी मौजूद नहीं रहते, मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बालिन शाह ने अभी तक कुछ खास बयान नहीं दिया और ना ही विरोध पर प्रतिक्रिया दी। बालिन के समर्थकों का कहना है वो दिन में 10:30 से शाम 5:30 बजे तक सचिवालय में काम करते हैं। विरोधियों के लिए उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बालिन शाह ने 2023 में आत्मदाह को राज्य की विफलता कहा था। अब जब उनकी सरकार में ऐसा हो रहा तो उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बालिन शाह आगे क्या करने वाले हैं। वहां की राजनीति इसी बात पर निर्भर करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।